क्वेश्चन है कि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई है फॉर मोनो बेसिक एसिड। आई होप कि आपको मोनो बेसिक एसिड का मतलब पता हो। मोनो बेसिक एसिड होता है जिसमें H प्लस जो फर्निश होते हैं दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, जैसे कि हमारा HCl। तो HCl जब भी हम लेते हैं, HCl इज आवर मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि ये जो H प्लस जनरेट करता है दैट इज एग्जैक्टली 1। फिर HNO3 इज ऑल्सो आवर मोनो बेसिक, क्योंकि वो जो H प्लस देता है दैट इज 1। देन डाई बेसिक एसिड हमारा हो जाएगा H2SO4, क्योंकि वो जो H प्लस जनरेट करता है दैट इज ट्वाइस ऑफ H प्लस, मतलब 1 मोल से आपके 2 मोल H प्लस आ रहे होते हैं। अगर इसी में ट्राई बेसिक बोल लो, ट्राई का मतलब 3, मतलब वो हमारे 3 H प्लस को जनरेट कर रहा होगा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया H3PO4, तो दैट गिव्स अस ट्राइस ऑफ H प्लस। यहाँ पे हमने दिया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है मोनो बेसिक एसिड का, दैट इज मतलब एक तरीके से के वैल्यूज गिवन है। तो के वैल्यूज हमारी गिवन है रिस्पेक्टिवली, एंड यू हैव टू फाइंड कि पीएच वैल्यूज जो होंगी 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए उनका ऑर्डर क्या होगा। तो ये तो आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप बोलोगे कि आपका अल्फ़ा का अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, तो इन सारे के केस में हमारा अल्फ़ा देखने के लिए मैंने आपको बोला था के को सी से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट हमारा जो के है दैट इज 6 × 10⁻⁻4, 0.1 से डिवाइड कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली इन द ऑर्डर आ जाएगा 10⁻⁻3। तो इसमें हमारा अल्फ़ा में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, बट बहुत ज़्यादा भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो जब हम ऑर्डर डिफाइन कर रहे होते हैं तो इस फ्लक्चुएशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था जब क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था, तो हमारा अल्फा का विदाउट क्वाड्रेटिक जो हमने सॉल्व किया था वहाँ पे हमारी अल्फा की वैल्यू आ रही थी 0.14, एंड विथ क्वाड्रेटिक जो फॉर्म किया उसमें हमारा अल्फा का वैल्यू आ रहा था 0.3। तो बहुत ज़्यादा भी हमारा उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम 10⁻³ में इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी के लिए। फिर देखते हैं कि बाकी कितने आते हैं। तो सेकेंड है हमारा Ka/C विच इज़ 5 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 0.1। तो इसका ऑर्डर है 10⁻⁻4, इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है। नेक्स्ट है 10⁻⁻6, उसको 0.1 से डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻5 के ऑर्डर में आएगा, ये भी करेक्ट है। फिर 10⁻10 है लास्ट वाला, 0.1 से डिवाइड कर दो, 10⁻9। तो इन तीनों के लिए एज इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है। और ये क्योंकि हमारा अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा अगर इनवैलिड भी होता है तो भी ऑर्डर में वो चेंज नहीं कर पाएगा। ऑर्डर क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी ना, हमें तो ऑर्डर फाइंड करना है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पीएच कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो पीएच में वो इतना भी एरर चेंज नहीं कर देगा कि हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाए, तो इतना चेंज नहीं लाता है। तो वहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहे होते हैं। मतलब हमारा जो फॉर्मूला था H प्लस का जो हमने निकाला था, दैट H प्लस इज इक्वल टू √K × C, दैट इज आवर वैलिड। ये इन चारों के लिए वैलिड है। अब आपको बताना है कि पीएच का ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन बी। बी होगा। ए इज बेटर मैम देन ए। बी। करेक्ट आंसर ए होगा। ए का आपका पीएच सबसे कम होगा। पीएच सबसे कम होने का मतलब क्या है? एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब के की वैल्यू ज्यादा होगी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें घूम क्यों रहे हो? आपका हमने बोला क्या है कि हम बोलते हैं कि पीएच बताता क्या है, कि पीएच हमारी स्ट्रेंथ है H प्लस की। तो H प्लस जितने ज़्यादा होंगे उसकी पीएच वैल्यू हमारी उतनी कम होगी। हमारा उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलता, वो उल्टा होता है। H प्लस हम जब भी बोलते हैं तो पीएच को लिखते हैं दैट इज ऑफ माइनस ऑफ लॉग H प्लस। तो H प्लस जितना ज़्यादा है पीएच उतना ज़्यादा कम है, ठीक है। तो H प्लस ज़्यादा कब होता है? H प्लस ज़्यादा होता है जब K की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो K सबसे ज़्यादा क्या है? K की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा है दैट इज 6 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी H प्लस हमारी उतनी ज़्यादा होगी, पीएच हमारी उतनी कम होगी। यहाँ पे हमारा रिलेशन आता है कि K जितना ज़्यादा है H प्लस उतना ज़्यादा है,
बट पीएच उतना कम है। तो फर्स्ट वाला जो केस है ऑप्शन ए, उसमें के की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एच प्लस सबसे ज़्यादा देगा, बट पीएच उतना ही कम होगा। तो ए तो हमारा मिनिमम है और वो उसी ऑर्डर में 10⁻⁻4 सबसे बड़ा है, फिर 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻10। तो ए सबसे हमारा ज़्यादा है, के की वैल्यू, एच प्लस सबसे ज़्यादा है, पी एच सबसे कम है। डी के अंदर के की वैल्यू मिनिमम है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10। तो हमारा एच प्लस उतना कम होगा, मतलब पी एच उसकी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था, ये बस देखना है कि किससे क्या कोरिलेटेड है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि pH इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। हम माइनस का टर्म लेके आते हैं, माइनस का अगर अंदर लेके जाओगे लॉग में, ये बन जाएगा log 1/H प्लस, नॉट log H प्लस। ठीक है, तो pH इज इनवर्सली टू H प्लस, नॉट डायरेक्टली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक तरीके से हम मिक्सचर ले रहे हैं। अभी तक हम जितना भी पीएच फाइंड कर रहे थे वो आइदर हमने एसिड के लिए किया था या फिर बेस के लिए, दोनों का मिक्सचर नहीं लिया था। अब हम दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, दैट इज एसिड का सिर्फ पीएच निकाल लिया, सिर्फ बेस का पीएच निकाल लिया, फिर दोनों के पीएच वैल्यूज को कंपेयर कर लिया। अब हमारा आता है कि एसिड बेस अगर हमारे दोनों ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उस केस में हम पीएच वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा है कि हमने मिक्सचर लिया है दो एसिड का। ठीक है, अब अभी अभी तक हम सिंगल निकाल रहे थे कि सिंगल एसिड है, सिंगल बेस है। अब हम मिक्सचर ले रहे हैं कि दो एसिड हो सकता है या तीन एसिड हो सकता है या फिर एसिड प्लस बेस हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रह सकता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसका हम पीएच किस तरीके से निकालेंगे वो सब देखना है। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनका हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट वी आर टेकिंग द मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस, और टू स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमें बताना है कि ओवरऑल हमारा पीएच का वैल्यू कितना जनरेट। 500 ml दिया है, 10⁻⁻5 मोलर है NaOH का। तो आपका वहाँ से OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है नहीं, तो सबका डिसोसिएशन 100% है। तो वहाँ से आ जाएगा हमारा OH माइनस का मोल जो है कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा फर्स्ट केस से 10⁻⁻4, एंड क्योंकि उसकी वॉल्यूम है 500 ml, तो वहाँ से आपके जो मिली मोल्स आएंगे वो कुछ आ जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 500। वहाँ से आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻3 इज द मिली मोल्स ऑफ OH माइनस। ठीक है, अब सेकेंड केस है फिर 500 ml 2.5 इंटू 10⁻⁻5 दिया है BOH होल 2। तो वहाँ से हमारा जो OH माइनस आएगा वो डबल आएगा, क्योंकि BHOH होल 2 है। तो BaOH होल 2 जब डिसोसिएट होगा तो वो फॉर्म करेगा हमारा ट्वाइस ऑफ OH माइनस प्लस ऑफ Ba2 प्लस, मतलब डबल OH माइनस आएगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी 2 इंटू 2.5 10⁻⁻5 मोलर। तो वहाँ से हमारा जो मिली मोल्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, हमारा यहाँ पे 5 बन जाएगा, तो 5 लिख दो 10⁻⁻5 और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 500। तो 5 इंटू 5 दैट इज नियर अराउंड 25 इंटू 10⁻⁻3। तो दोनों के मिलीमोल्स आ गए। अब दोनों के मिलीमोल्स को ऐड कर देंगे तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस आएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, टोटल मिलीमोल्स आ जाएगा। तो टोटल मिलीमोल्स की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻3 प्लस ऑफ 25 इंटू 10⁻⁻3 विच इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻3। अब मिलीमोल्स आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में हमें वॉल्यूम से डिवाइड करनी होगी। तो टोटल वॉल्यूम थी पहले हमारी 500 ml, यहाँ पे 500 ml यहाँ पे, टोटल यहाँ पे आ गया हमारा 1000 मिलीलीटर।
एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमने 99 लीटर और ऐड कर दिया है, मतलब 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है कि पहले से हमारा 1 लीटर था, अब उसमें 99 लीटर और ऐड कर दिया, मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया 99 प्लस 1 दैट इज 100 लीटर। 100 लीटर का मतलब होता है 100 इंटू 1000 मिलीलीटर्स, क्योंकि हमने मिलीमोल्स निकाले थे, तो हमारा जो वॉल्यूम है दैट इज 100 इंटू 1000 मिलीलीटर्स। तो हमारा मिलीमोल्स है 30 इंटू 10 टू द पावर -3। हमारी वॉल्यूम है कुछ 100 इंटू 1000, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा आपका, ये जीरो गया, फिर आपका बचेगा 3 इंटू 10 टू द पावर में आ जाएगा, -3 था, ये -3 एंड -4, 10 टू द पावर -7। ये हमारा आ गया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो POH निकल जाएगा, वो हमें पता है माइनस ऑफ लॉग OH माइनस विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 3 इंटू 10 टू द पावर -7, फिर से लॉग A इंटू B आया, तो माइनस ऑफ लॉग 3 प्लस ऑफ log 10 टू द पावर -7, प्लस नहीं होगा, ये माइनस हमारा एक तरीके से कॉमन है, ठीक है। तो माइनस A इंटू बी था, तो log A प्लस log B, ये आ जाएगा माइनस ऑफ log 3, ये कॉमन ही रखो, फिर प्लस है तो ये 10 टू द पावर -7 इधर, तो -7 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये एज इट इज आ गया। तो माइनस में आ जाएगा log 3, तो log 3 का आपका वैल्यू होता है 0.47 या फिर 0.48, जो भी ले लो, 0.47 माइनस ऑफ 7, तो ये आपका आ जाएगा टोटल आउटपुट 6.53 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से POH आ गया, तो pH निकाल सकते हैं, तो pH का हमारा वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस POH विच इज इक्वल टू 14 माइनस 6.53, मतलब 7.47, तो pH is 7.47 for this solution। नेक्स्ट है हमारा फिर से ये एसिड बेस ही है। एसिड बेस में अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट में लिया था 2 एसिड, सेकेंड केस में हमने 2 बेस ले लिया। अब थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी के अंदर हम लोग ले रहे हैं एक एसिड और एक बेस। तो एक एसिड एक बेस को ले रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो pH जनरेट करेंगे, इसके लिए हमारा बेस है, ये हमारी एसिड, तो बेस से हमारा क्या आ जाएगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो OH माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से, तो कॉन्सेंट्रेशन तो इसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि एक हमारा BaOH होल टू 2 OH माइनस देता है, तो OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से जनरेट होगी दैट इज 1/200 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 1/100, ये हमारा हो गया। अब OH माइनस का हमें मोल्स निकालना है या फिर मिली मोल्स निकालना है, तो मिली मोल्स की वैल्यू हो जाएगी 1/100 मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम विच इज 400, तो 4 मिलीमोल्स आ गया। अब एसिड हमारा क्या देता है, तो H प्लस देता है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो ये हमारा HCl है, HCl सिर्फ एक H प्लस देता है, तो एक H प्लस देगा तो जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही हमारा H प्लस भी होगा, दैट इज इक्वल टू 1/50। अब H प्लस के हमारे मिलीमोल्स निकाल लें, तो मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, तो 1/50 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम विच इज 400, तो इसका हमारा हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 5 8 जा 40, तो इसका आ गया हमारा 8 मिलीमोल्स। हमारा एसिड निकल गया, बेस निकल गया। अब हम ओवरऑल निकालते हैं कि सिस्टम के अंदर बचेगा क्या, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो वो वाटर फॉर्म कर देंगे, तो अब हमारा एसिड बचेगा कितना, तो रिमेनिंग यहाँ पे हमारा होगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H प्लस, दैट इज टोटल था 8, उसमें से 4 हमारा कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम होने के बाद -4, तो बचेगा हमारा H प्लस ओनली 4, मतलब फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। अगर कहीं सॉल्यूशन में या फिर किसी क्वेश्चन में होता कि OH माइनस ज़्यादा है, तो OH माइनस हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी होता, तो रिमेनिंग क्वांटिटी जितना रहता उसकी बेसिस पे हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते और बोलते कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है दैट इज बेसिक इन नेचर। बट यहाँ पे जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसमें H प्लस बन रहा है, दैट इज आवर एसिडिक इन नेचर, तो दिस इज आवर
एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिडिक सॉल्यूशन है तो अब निकालना हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमें निकालनी है पीएच। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के लिए मिलीमोल्स गिवन है, उसको डिवाइड कर देंगे हम मिलीलीटर से। तो मिलीलीटर की टोटल वैल्यू है यहाँ पे 400 थी फर्स्ट केस, सेकेंड केस में भी 400 थी, एंड वाटर ऐड किया हमने 200 ml, तो टोटल हो गया हमारा 1000 ml। तो 1000 से डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ अब हमें pH निकालनी है, तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। तो माइनस ऑफ लॉग के अंदर वैल्यू डाल देंगे 4 इंटू 10⁻³ तो माइनस लॉग 4, इसको डायरेक्टली लिख दो प्लस ऑफ 3, तो log 4 का हमारा वैल्यू होता है 0.6, तो 3 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 2.4, तो हमारा pH हो गया इसके लिए 2.4। इसी को फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे, दैट इज आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस जब भी रिएक्ट करती है इट फॉर्म्स बेसिकली आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट acid plus base which forms salt and water is known as our neutralization reaction। अब इनकम्प्लीट का मतलब क्या और कंप्लीट का मतलब क्या है? तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि आपका अमाउंट ऑफ एसिड जो हो सकता है वो अमाउंट ऑफ बेस से ज़्यादा होगा, या फिर अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो अमाउंट ऑफ बेस से कम होगा। इनकम्प्लीट का मतलब आइदर एसिड इज मोर और आइदर बेस इज मोर। एंड यहाँ पे हमारा एक टर्म आ जाएगा दैट इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कि जो भी हमारा बेस जो है अगर कम अमाउंट में सो बेस विल बी एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, अगर एसिड कम अमाउंट में तो एसिड विल एक्ट एज अ limiting reagent, so that is known as overall incomplete neutralization reaction। and इसी का other category है that is our complete neutralization reaction। so complete neutralization reaction के अंदर हमारा amount of acid जो है that will be equal to the amount of base, यानी कि हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट will only contain salt and water, there will be no acid and no base since their amount was equal, hence both of them were getting completely consumed in that particular reaction, so that is termed as complete neutralization reaction। अब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी दो कैटेगरीज होंगे, कि आइदर हमारा जो एसिड है वो ज़्यादा हो गया, तो अगर हमारी एसिड ओवरऑल अमाउंट ज़्यादा है तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसके अंदर रिमेनिंग क्या होगा, बेस हमारा कम था तो बेस हमारा कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, एसिड ज़्यादा है तो एसिड विल बी रिमेनिंग एंड द सॉल्ट विच वी हैव प्रोड्यूस्ड दैट विल बी रिमेनिंग। and if the acid is our weak acid and the salt is remaining, therefore हमारा इस टाइप के रिएक्शंस को या इस टाइप की कैटेगरी को बोलेंगे हम एसिडिक बफर। तो यहीं पे हमारा कैटेगराइजेशन हो जाता है इन बफर एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब भी हमारा हमने एसिड कैसा लिया तो वीक एसिड लिया था, वीक एसिड को रिएक्ट किया विथ एनी बेस, बेस कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, तो वीक एसिड का रिएक्शन कर दिया विथ एनी टाइप ऑफ बेस, एसिड ज़्यादा था, बेस कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, बेस का कंप्लीट कंजम्पशन होने के बाद फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बच रहा है दैट कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट एंड वीक एसिड, देयरफॉर दैट इज टर्म्ड एज एसिडिक बफर। एंड इसी का जो सेकेंड कैटेगरी है दैट अमाउंट ऑफ एसिड is less as compared to the amount of base, that means acid will get completely consumed and base जो है if the base which we have used is our weak base, तो weak base and salt हमारा final product के अंदर remaining होगा, so final product will be termed as our basic buffer। okay, यहीं पे हमारा आ गया दो टर्म दैट इज एसिडिक एंड बेसिक बफर। बट जो भी हमारे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, मतलब हमने लिया कि अमाउंट ऑफ एसिड लिया, एसिड कैसा लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अब बेस फिर से हमारा कुछ भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग और वीक, बट उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी थी कि हमारा अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा है, तो अमाउंट ऑफ क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि हमने एसिड जो लिया था वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा है
तो ऐसे कैटेगरीज को हम बफर नहीं बोलते। हम इस कैटेगरी को भी और एनालाइज करेंगे तरीके से। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी एसिड आइदर स्ट्रॉन्ग हो सकती है या फिर वीक हो सकती है, एंड बेस जो हो सकता है आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक बेस हो सकता है। बट इस केस में दोनों क्योंकि कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बचता है। सो दैट इज टर्म्ड एज आवर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट को हमने एक तरीके से पानी में डाल दिया। हाइड्रोलिसिस का भी मतलब ही होता है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसको पानी में डाल दो, दैट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो वहीं से हमारा टर्म जनरेट हो जाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आयनिक रिएक्शंस मेनली है क्या, आयनिक रिएक्शंस इज मेनली रिएक्शंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर दो कैटेगरी, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर अगर आते हैं तो हमारा एसिडिक बेसिक बफर बनेगा। कंप्लीट के अंदर अगर आते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगी। तो यहीं पे हमारा पार्टीशन आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा कुछ नया सा फॉर्म नहीं होगा, क्वेश्चन में आपके नॉर्मल ही होंगे, सेम एसिड होगा, सेम बेस होगा, बट एक कैटेगरी को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, बट डिफरेंट कैटेगरी को हम बफर बोलेंगे। यही दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अब आते हैं कि इसका प्रॉपर जो कैटेगराइजेशन है, प्रॉपर कैटेगराइजेशन कैसे दिखता है। तो मान लेते हैं कि हमने कोई स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड जो भी लिया था, या स्ट्रॉन्ग और वीक बेस जो भी लिया था, उसके मोल्स ले लिए। जब भी हम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट का एक तरीके से मोल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन के अंदर आप क्या करोगे, ग्राम से थोड़ी रिएक्ट करते। रिएक्शन के अंदर जो भी हो रहा होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम। तो अमाउंट का यहाँ पे हमारा सिंपल सा मतलब है दैट इज आवर मोल नॉट ग्राम। तो मोल ऑफ एसिड इज इक्वल टू ए, वी हैव सीन, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है, एंड द मोल ऑफ बेस विच वी हैव अज्यूम्ड इज बी। तो ए एंड बी का ही रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट केस है हमारा कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड में भी दो कैटेगरीज है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बेस की भी दो कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो दोनों का हर एक का एक एक कैटेगरी लेते जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अभी हमने जो लिया है फर्स्ट कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर, दैट मीन्स मोल्स ऑफ ए इज मोर देन एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ बी। देयरफॉर तो हमारी रिएक्शन होगी दैट इज इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है दैट इज ए अमाउंट एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बी अमाउंट। ए क्योंकि ज़्यादा है तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके अंदर ए माइनस बी, बेस जो होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, एंड द सॉल्ट विच विल बी प्रोड्यूस्ड इज बी अमाउंट। एंड वाटर क्योंकि लिक्विड है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते ही नहीं है। यानी कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो पीएच निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इससे हम बफर नहीं बोलते क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बफर इज ओनली फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड वीक बेस, नॉट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे अगर हमें पीएच निकालना होगा तो पीएच हम डायरेक्टली लेंगे, दैट इज माइनस ऑफ लॉग H प्लस। और H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डायरेक्टली हमारा आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड से। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का जिस तरीके से हम लोग pH वैल्यू फाइंड करते थे, इस सॉल्यूशन में भी स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारा कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। मोल्स पता है, A माइनस बी हमारे क्या नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे H प्लस के, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी A माइनस बी डिवाइड बाई इट्स वॉल्यूम। तो हमारा pH का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस। डायरेक्टली है, ये कोई भी सिचुएशन नहीं है, बफर नहीं है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है, इसका नॉर्मल सा डेरिवेशन है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही लिया, बट इस केस में हमने क्या किया कि एसिड को कम कर दिया, बेस को ज़्यादा कर दिया। तो A इज़ लेस एज कम्पेयर टू B। फिर से हमारा रिएक्शन सेम ही है, एसिड प्लस बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। तो एसिड हमने कंसीडर कर लिया HCl, बेस है हमारा NaOH, रिएक्ट करेगी NaCl फॉर्म करेगा। अगेन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज AB एंड द सॉल्ट इज ज़ीरो। बट यहाँ पे लिमिटिंग कौन सी है, तो लिमिटिंग हमारी A है क्योंकि A लेस अमाउंट में,
तो ये हमारी completely कंज्यूम हो जाएगी, तो इट विल बी 0. NaOH will be remaining, so that will be B minus A, and the NaCl which will be produced, that will be equal to A. तो अब यहाँ पे हमारा B माइनस ए स्ट्रॉन्ग बेस का रिमेनिंग है, तो अगेन हमारी पीएच की वैल्यू जो होगी दैट इज, यहाँ पे खैर पीएच नहीं आएगा, आपका पीओएच आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस रिमेनिंग है और बेस से हमारा ओएच माइनस आता है, तो पीओएच का जो वैल्यू आएगा दैट इज माइनस ऑफ लॉग ओएच माइनस, एंड ओएच माइनस की जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई वी. मतलब हमारा वॉल्यूम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, हमारे मोल्स पता होंगे, V माइनस ए बाई वी करेंगे, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, मतलब पी ओ एच की वैल्यू निकल गई. पी ओ एच निकल गया तो ऑब्वियसली हमारा पी एच होगा दैट इज 14 माइनस ऑफ पी ओ एच. तो इस कैटेगरी के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल 14 माइनस पी ओ एच. अगेन दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट है हमारा, हमने लिया है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब वीक एसिड हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा है, तो एसिड को हमने माना था नंबर ऑफ मोल इज ए एंड बेस इज नंबर ऑफ मोल बी, सो ऑब्वियसली ए इज मोर दैन बी. रिएक्शन है हमारी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, अगेन फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Acid which we have considered is acetic acid. This is our weak acid, and the base is strong NaOH. Again formation of salt and water. तो यहाँ पे भी आ जाएगा A and B amount and overall salt is 0 initially, but final में क्या होगा, base हमारा limiting है, तो base will be completely consumed, acid will be remained, that is A minus B, and the product will be formed which is equal to B. मतलब अब ये कैसी कैटेगरी है, ये हमारा है कि हमें दिख रहा है कि हमारा वीक एसिड रिमेनिंग है एंड उसका हमारा क्या है, सॉल्ट है. तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज टर्म्ड एज एसिडिक बफर, यानी कि ये वाली कैटेगरी को हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज आवर कैटेगरी ऑफ एसिडिक बफर. अगर एसिडिक बफर है तो उसका पीएच निकालने के लिए थोड़ी देर में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट हमें कैटेगरी पता चल गई कि किस कैटेगरी को हम एसिडिक बफर बोल सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट हमारा फिर से केस आएगा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, बट वीक एसिड हमारा कम था स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ए का अमाउंट हमारा कम है बी से, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली सिंपल सी रिएक्शन है, दैट इज वीक एसिड इज गेटिंग रिएक्टेड विथ आवर स्ट्रॉन्ग बेस. तो हमने फिर से वीक एसिड जो लिया था दैट इज ए, स्ट्रॉन्ग बेस इज बी एंड द सॉल्ट इज 0. वीक एसिड हमारा कम्प्लीटली कंज्यूम होगा क्योंकि कैटेगरी ही लगी हमने ए इज लेस देन बी, तो ए का वैल्यू 0, बेस इज बी माइनस ए एंड सॉल्ट प्रोड्यूस इज इक्वल टू ए. देयरफॉर अब इस कैटेगरी को क्या नाम देंगे, तो यहाँ पे हमें कैटेगराइजेशन दिख रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है या फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है एंड सॉल्ट है. अगेन स्ट्रॉन्ग बेस रिमेनिंग है, तो यहाँ पे हमारा फाइंड होगा पीओएच का वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ओएच माइनस, एंड ओएच माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल कमिंग फ्रॉम द डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो हो जाएगा हमारा B माइनस ए डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो OH माइनस की वैल्यू निकल गई तो हमारा POH निकल गया. अब यहाँ पे हमारा कोई भी कैटेगरी नहीं है, नो बफर इज फॉर्म, ये आपका नॉर्मल सा कैटेगरी है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस का हमारा POH का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज नॉट रेफर्ड एज बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. Then the next category is strong acid and weak base. Strong acid अब हमने ज़्यादा लिया as compared to weak base. Again the reaction is there. So strong acid A, weak base is B and the salt is initially 0. Reaction होगा, अब remaining amount क्या होगा, तो A ज़्यादा था B कम था, तो B हमारा completely consume हो जाएगा, बचेगा हमारा acid that is A minus B and the salt which is produced is equal to B. अब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, तो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट. तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट को हम बफर फिर से नहीं बोलने वाले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पीएच इज सिंपली माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू A माइनस बी विच इज मोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये भी हमारा
बफर का केस नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ही लिया, बट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने कम कर दिया एज कम्पेयर टू वीक बेस। तो फिर से हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर फिर से ए बी लिख दो, 0 लिख दो। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अमाउंट ऑफ एसिड कम है, तो एसिड कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगी, बेस जो होगी दैट इज बी माइनस ए, सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा ए। अब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग क्या है, तो फाइनल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट इज टर्म्ड एज आवर बेसिक बफर। तो यहाँ पे भी अभी हमारा सेकेंड कैटेगरी आ गया बफर का, दैट इज आवर बेसिक बफर। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास दो ही कैटेगरीज हुई। फर्स्ट हमारा केस नंबर 3 दैट इज रेफर्ड एज बफर एंड केस नंबर 6 इज रेफर्ड एज बफर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेवेंथ कैटेगरी पे, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। दोनों ही हमारा वीक है, तो वीक एसिड वीक बेस में फर्स्ट कैटेगरी एसिड ज़्यादा है बेस से, तो फिर से हमारा रिएक्शन इन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस विच इज़ अगेन आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से हम यहाँ पे लेंगे ए एंड बी और ये बनेगा 0। वीक बेस कम्प्लीटली कंज्यूम्ड 0, वीक एसिड रिमेनिंग दैट इज ए माइनस बी एंड द सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड इज अमाउंट बी। अब बी अमाउंट हमने अगर प्रोड्यूस कर दिया तो अब ये कौन सी कैटेगरी होगी, तो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर हमें दिख रहा है we have a weak acid and its salt. Weak acid and its salt in the solution is termed as our acidic buffer. ये कैटेगरी हो गई हमारी एसिडिक बफर की। एंड द लास्ट वन इज कि वीक एसिड के साथ हमने लिया है वीक बेस। फिर से रिएक्शन कर दो, बट यहाँ पे हमारा वीक एसिड कम है, तो वीक एसिड हमारा कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो ए के जगह पे 0। बेस रिमेनिंग कितनी होगी, बी माइनस ए, सॉल्ट कितना फॉर्म होगा, तो ए। तो यहाँ पे हमारा वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ओवरऑल टर्म्ड एज आवर बेसिक बफर। मतलब इनकम्प्लीट के अंदर अभी तक जितने भी हमने कैटेगराइजेशन किए दैट इज आइदर एसिडिक बफर, बेसिक बफर, या फिर हम डायरेक्टली पीएच और पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। पीएच और पीओएच की वैल्यू डायरेक्टली कब फाइंड आउट कर रहे हैं, जब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर आइदर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रिमेन्ड है या फिर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस रिमेन्ड है। बट जिस भी केस में वीक एसिड एंड वीक बेस हमारे रिमेनिंग थे, so they will be termed as acidic buffer और basic buffer। ठीक है, अब इसी में हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज आवर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमारी कैटेगरीज है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वो दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू बी और उसको हमने कुछ ले लिया है सी। अगर ए की वैल्यू बी की इक्वल है तो दोनों को ही कंसीडर कर लो that the amount of acid or the moles of acid which we have taken is C and the moles of base which we have taken is also equal to C। फिर से हमारी रिएक्शन होगी इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बोथ इज C एंड द ओवरऑल इज 0। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होगा या फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर रिमेनिंग होगा, सिंस बोथ ऑफ देम विल बी एक्टिंग एज अ लिमिटिंग, दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, तो दोनों साथ में कंज्यूम हो जाएगी। तो दोनों साथ में अगर कंज्यूम हो गई तो दोनों का अमाउंट जो फाइनली रिमेनिंग होगा दैट विल बी 0 एंड द सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड इज सी अमाउंट। मतलब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर हमारा बन रहा है सॉल्ट एंड H2O विच इज टर्म्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कौन सी कैटेगरी, तो कैटेगरी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस इज आवर नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब इसी के अंदर नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज हमने लिया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हमारा एसिड बेस का अमाउंट सेम होने वाला है। अगेन हमने उसको कंसीडर कर लिया कुछ सी अमाउंट, रिएक्शन कर दिया इन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो फाइनल जो हमारा सिस्टम होगा दोनों के अंदर सी था, इनिशियली सॉल्ट 0 था, बट फाइनल जो सिस्टम होगा उसके अंदर हमारा एसिड और बेस दोनों ही कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ऑफ सी अमाउंट।
Now this is again final solution, salt and water remaining है. Again it is termed as salt hydrolysis. And salt hydrolysis में category क्या होगी? तो category होगी हमारी weak acid and strong base. So this is termed as our salt hydrolysis. ठीक है. नेक्स्ट इसी में पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लिया. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में फिर से दोनों का अमाउंट सेम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फिर से रिएक्शन कर दो, रिएक्शन के अंदर दोनों को सी ले लो, सॉल्ट जीरो. फाइनल में क्या होगा, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, सॉल्ट बचेगा. तो सॉल्ट एंड वाटर अगेन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कौन सी कैटेगरी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टिंग विथ वीक बेस. This is also salt hydrolysis. And the last part is weak acid and weak base. तो weak acid को हमने ले लिया है weak base के साथ. तो फिर reaction is in between weak acid and weak base, again producing salt and water. दोनों का initial amount C था, salt हमारी 0 थी. फाइनल सॉल्यूशन के अंदर देखो, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही completely कंज्यूम हो जाएंगे. सॉल्ट जो फॉर्मेशन होगा that will be of C amount. So again final solution consists of salt and water termed as salt hydrolysis. Salt hydrolysis में कौन सी कैटेगरी होगी, so that is the category of weak acid plus weak base. This is again salt hydrolysis. मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में सिर्फ एक ही कैटेगरी बनती है, दैट इज ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. एंड द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स on the basis of kind of acid and base which we have taken. But incomplete neutralization के अंदर काफ़ी सारी categories थी. हमारा था acidic buffer, basic buffer and the normal pH and pOH value find out करने वाली. तो आई होप आपको पता चल गया हो कि हमारा रिएक्शन के अंदर सेम ही रहता है. ऐसा नहीं है कि आपको रिएक्शन के अंदर एसिड कुछ यूनिक देगा या फिर बेस कुछ अलग देगा, तब आप उसको रेफर करोगे अच्छा ये सिचुएशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थी, ये सिचुएशन नहीं थी. रहेगा आपका सेम ही, सेम एसिड है, सेम बेस है, बट फाइनली रिएक्शन के बाद जो अमाउंट हमारा बच जाता है, वो बचा हुआ अमाउंट कैसा प्रिटेंड करेगा इसके ऊपर हमारा डिफाइन होता है वेदर इट विल बी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर और नॉर्मल पीएच एंड पीओएच वैल्यू फाइंड करने वाली सिचुएशन होगी. ठीक है. अब इसी के अंदर आते हैं कि अभी तक हमने देख लिया कि एसिडिक बफर कौन सी है, बेसिक बफर कौन सी है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कौन सी है. बट इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच फाइंड आउट कैसे करते हैं. कैटेगराइजेशन तो कर दिया, बट पीएच को फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं. तो पीएच को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आते हैं हम अपने बफर सॉल्यूशन पे. तो बफर सॉल्यूशन हमारा डेफिनेशन ही आ गया कि प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस एंडेड सॉल्ट इन द सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज आवर बफर सॉल्यूशन. बफर को हमने उसी कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया था. एंड बफर हमारा वो सॉल्यूशन होता है जो हमेशा चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर चेंज इन पीएच की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, दे आर टर्म्ड एज बफर. और ऐसे कौन से सॉल्यूशन होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं हमारे आइदर वीक एसिड और वीक बेस विथ इट्स सॉल्ट. ठीक है. अब एसिडिक बफर का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज pH is equal to pK plus of log salt by acid which is termed as our Henderson equation. अब आपको एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली दे सकता है कि हेनरिसन इक्वेशन क्या है. तो हेनरिसन इक्वेशन इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ एसिडिक बफर. एसिडिक बफर की pH हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नॉट ओनली एसिडिक, बेसिकली बेसिक बफर का भी जो इक्वेशन है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हेनरिसन इक्वेशन. तो बेसिक बफर के केस में ऑब्वियसली हमारा बेस रिमेनिंग है, तो अगर जहाँ पे भी बेस रिमेनिंग होता है वहाँ पे हम पीओएच की वैल्यू बोलते हैं. तो पीओएच का वैल्यू हो जाएगा हमारा पीकेबी प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट बाई बेस. तो पीकेबी हमारा क्या है, पीकेबी इज डिफाइंड फॉर वीक बेस, वो आपका क्वेश्चन में मेंशनड होगा. पीके क्या है, तो पीके इज डिफाइंड फॉर वीक एसिड, वो भी हमारा कैटेगरी, वो भी हमारा क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा पीके की वैल्यू. सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, दोनों निकल जाएगा तो पीएच ऑब्वियसली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ गया हमारा एसिडिक एंड बेसिक बफर. फर्दर एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर में भी अगर हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो सिचुएशन क्या होगी. मतलब एसिडिक बफर था,
एसिडिक बफर के अंदर हमारा क्या था, वीक एसिड एंड सॉल्ट प्रेजेंट था। अब वीक एसिड और सॉल्ट का जब हमारा सॉल्यूशन है, तो वीक एसिड मान लो हमारी है CH3COH, तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट हमारा CH3CO माइनस, यही तो होगा। सॉल्ट एक तरीके से हम बोल रहे होना चाहिए CH3CONA, बट CH3CONA अगर रेफर कर रहे हैं तो एक तरीके से जो हम एनायन रिमेनिंग बोल रहे हैं दैट इज आवर CH3CO माइनस। तो हम लोग वीक एसिड एंड सॉल्ट में मेंशन कर रहे होते कि वीक एसिड अगर हमारा है CH3COH, तो सॉल्ट जो होगा, सॉल्ट विल बी एनायन पार्ट हमारा कॉमन होने वाला है, तो एनायन पार्ट उसका रहेगा CH3CO माइनस, कैटायन पार्ट भले ही कुछ और हो, सोडियम ले लो, पोटाशियम ले लो, कोई और भी एनायन अगर प्रेजेंट, कैटायन अगर प्रेजेंट है तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वीक एसिड एंड सॉल्ट हमारा प्रेजेंट था किसके अंदर, तो एसिडिक बफर के अंदर। एसिडिक बफर के अंदर हमने क्या किया, अब मोल ऑफ एसिड ही ऐड किया। तो एसिड करेगा क्या, एसिड स्टार्ट करेगा इस सॉल्ट के साथ रिएक्शन, क्योंकि सॉल्ट तो हमारा रिमेनिंग है सिस्टम के अंदर, मतलब हमारा जो सॉल्ट का अमाउंट था वो अभी H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा हमारा कुछ CH3COOH। तो सॉल्ट हमारा क्या होगा, एक तरीके से कंज्यूम होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा रिमेनिंग था, दिस वाज हैविंग सम अमाउंट। तो अब हमने उसमें x वैल्यू ऐड कर दी है एसिड की, तो x जो पार्ट है सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो एसिड को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। मान लेते हैं जो सॉल्ट था वो कुछ C अमाउंट था और हमने जो एसिड ऐड किया वो x अमाउंट किया है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, तो C माइनस एक्स बन जाएगा। द H प्लस विल बी completely consumed and the acid which will be generated is C amount extra। इनिशियली भी आपका रिएक्शन के अंदर कुछ एसिड होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एसिडिक बफर प्रेजेंट है, एंड एसिडिक बफर के अंदर हमने क्या किया, बाहर से और एसिड ऐड किया है, तो एक्स अमाउंट हमने बाहर से ऐड कर दिया। तो पहले से जो हमारा एसिड होगा कुछ ए अमाउंट मान लेते हैं, ए अमाउंट हमारा एसिड पहले से प्रेजेंट था, तो ए में ही हमारी एक्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो हमारा न्यू जो पीएच वैल्यू डिराइव करने का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट में से एक्स अमाउंट डिडक्ट हो रहा है एंड एसिड के अंदर एक्स अमाउंट हमारा ऐड हो रहा है। तो जब भी एसिडिक बफर में एसिड ऐड करेंगे तो हमारा न्यू फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सोच सकते हैं कि जब भी हम लोग एक्स मोल एसिड ऐड किया, एसिड का मतलब हमने H प्लस को ऐड किया, अगर H प्लस ऐड कर रहे हैं तो रिएक्ट किससे करेगी, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी सॉल्ट से रिएक्ट करेगी। तो सॉल्ट से जब भी रिएक्ट करेगी तो फॉर्म क्या करेगा, हमारा एसिड फॉर्म करेगा, मतलब एसिड का अमाउंट बढ़ा दिया एंड सॉल्ट का अमाउंट डिक्रीज कर दिया। तो सॉल्ट में हो जाएगी माइनस एक्स, एसिड के अंदर हो जाएगी प्लस एक्स। अगर यहीं पे हम लोग ले रहे हैं कि एसिडिक बफर के अंदर हमने बेस ऐड किया, तो बेस का काम क्या होता है, बेस कंज्यूम करता है किसको, तो एसिड को कंज्यूम करता है। बेस अगर एसिड को कंज्यूम करेगा तो फॉर्म क्या करेगा, तो सॉल्ट। तो एसिड के साथ हमारा अमाउंट डिडक्ट होगा एंड सॉल्ट में हमारा अमाउंट ऐड होगा, तो उसका नया फॉर्मूला हो जाएगा दैट pH इज इक्वल टू pK प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट प्लस एक्स, सॉल्ट में हमारा अमाउंट ऐड हो गया एंड एसिड में हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू pK प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट प्लस एक्स डिवाइड बाय एसिड माइनस एक्स। सिमिलरली होगा हमारा बेसिक बफर के केस में, बेसिक बफर के केस में हमारी रिमेनिंग क्या होती है, तो रिमेनिंग होता है हमारा वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, यानी कि बेस है और सॉल्ट प्रेजेंट है। लेट्स से कि बेस जो हमारा था वो था NH4OH एंड जो सॉल्ट है दैट इज आवर NH4 प्लस, और वीक बेस उसके साथ प्रेजेंट है। तो वीक बेस और सॉल्ट के अंदर हम एसिड ऐड कर रहे हैं, तो एसिड कंज्यूम किसको करेगा, एसिड कंज्यूम करता है हमेशा बेस को। तो एसिड बेस को कंज्यूम करेगा, मतलब बेस के अमाउंट में कुछ अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जाएगा एंड सॉल्ट हमारा फॉर्म करेगा। तो वही हमने किया है कि बेस में हमने क्या किया, एक्स अमाउंट डिडक्ट कर दिया है एंड सॉल्ट के अंदर एक्स अमाउंट ऐड कर दिया है। ये सब, ये वाले जो चारों फॉर्मूलाज हैं ये सब हम सोच सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट है बेसिक बफर के अंदर हम बेस ऐड कर रहे हैं, अगर बेस ऐड किया है तो ऑब्वियसली बेस का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो सॉल्ट का अमाउंट ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। तो बेस के अंदर बेस ऐड कर दिया
तो बेस के अमाउंट में x एडिशन हो गई, सॉल्ट में x माइनस हो गया, तो POH का वहीं पे हमारा एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। मतलब एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर का जो मेन फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज दीज टू, दैट इज एसिडिक बफर का फॉर्मूला है pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, एंड बेसिक बफर इज POH इज इक्वल टू pKb प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट बाई बेस। और दोनों में हम अगर एसिड या बेस बाहर से ऐड कर रहे हैं तो सोच सकते हैं कि कौन सा अमाउंट कंज्यूम होगा एंड कौन सा अमाउंट हमारा फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका एसिड बेस का या फिर बफर का जो है थ्योरी एंड होता है, एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बट क्वेश्चन के पहले एक और हमारा अमाउंट होता है बफर का, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी, दैट इज सिंपली चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय चेंज इन द पीएच वैल्यू। मतलब इनिशियली कुछ पीएच होगा, एसिड बेस को ऐड करने के बाद हमारा कुछ चेंज इन पीएच होगा, तो चेंज इन पीएच जो है वो लेकर आ जाओ। जो हमने एसिड ऐड किया है तो एसिड ही हमारा जितना ऐड किया है, दैट इज एक्स मोल अगर ऐड किया है तो डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स मोल। तो हमारा बफर कैपेसिटी सिंपल सा होता है डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा पीएच। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी हमारा बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द चेंज इन पीएच वैल्यू इज रेफर्ड एज बफर कैपेसिटी। एंड बफर कैपेसिटी की जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन पीएच इज इक्वल टू पीके और पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कैटेगरी होगा तो हम बोलेंगे कि बफर कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रही है, मतलब उसके अंदर मैक्सिमम डेविएशन हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिर हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चंस पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि you have to calculate the pH of buffer formed by mixing 0.15 mole of acid and 0.25 mole of salt in 1000 ml solution and Ka value is given. So simply आपका सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ अगर मेंशन्ड है तो हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। एंड आपका ये कौन सा बफर होगा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। बफर में भी दो चीज़ें होती हैं, एसिडिक और बेसिक। यानी कि ओवरऑल है हमारी एसिडिक बफर, के दिया हुआ है हमारा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो होता है दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। यही तो काम करना है, सबका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम। जो सॉल्ट है दैट इज 0.25 है, तो 0.25 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है इसके, और टोटल वॉल्यूम कितनी है तो 1000 ml, दैट इज मीन्स 1 लीटर। तो मोल दिया है तो मोल को ऑब्वियसली लीटर से डिवाइड कर देंगे, वही हमारी आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.25 ही हमारी कॉन्सेंट्रेशन बन गई। अब एसिड दिया है हमारा 0.15, 0.15 को भी डिवाइड कर रहे होंगे 1 लीटर से, वो हो गया हमारा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों मिल गया। अब हमें निकालना है पीके वैल्यू, क्योंकि के गिवन था, तो पीके होता है हमारा माइनस ऑफ लॉग के। तो माइनस ऑफ लॉग के अंदर हम लोग ले लेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। तो ये हमारा आ जाएगा, ब्रेक करेंगे तो माइनस ऑफ लॉग 2 प्लस ऑफ 5। तो माइनस लॉग 2 का हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 0.3 प्लस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 4.7। तो यही हमारा आ गया पीके का वैल्यू। तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो सब कुछ, दैट पीएच इज इक्वल टू पीके विच इज 4.7 प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट हमारा दिया हुआ है कितना तो 0.25, एसिड हमारी दी हुई है तो 0.15। इसी को तो सॉल्व करना है, तो इसको हटा दो, 0.25 हटाओ, 5 से आपका जाएगा 5 5 से 25 एंड 5 3 जा 15, तो लॉग 5/3 आ गया। तो आपका हो जाएगा 4.7 प्लस ऑफ लॉग 5। तो लॉग 5 का हमारा वैल्यू होता है 0.7, तो प्लस ऑफ 0.7 एंड a/b था तो माइनस ऑफ लॉग 3 आ जाएगा। तो माइनस ऑफ लॉग 3 का आपका वैल्यू हो जाएगा 0.3
4, ये आपका आ जाएगा दैट इज 5.4 माइनस ऑफ 0.48 4.92 अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू हो जाएगी 4.92। तो इसका पीएच का वैल्यू आ गया 4.92। बट ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ऑलरेडी सब कुछ मेंशन था, बस फॉर्मूले के अंदर डालना था कि डाल दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि ये वाला क्वेश्चन है कि कोई हमारा ब्लड स्ट्रीम है एंड इट इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड NaHCO3। तो यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड एंड NaHCO3 को। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में कुछ होगा, मेंटेन करके रखा है। तो अब ये पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaHCO3 should be mixed with 10 ml of sample of the solution। मतलब हमें इसमें कितना वॉल्यूम NaHCO3 ऐड करना चाहिए in 10 ml of sample of solution which is 2.5 molar in Na2CO3 in order to maintain a pH of 7.4। मतलब ब्लड का हमें क्या करना है, एक तरीके से pH को मेंटेन करना है। तो जब भी pH को मेंटेन करने का बात आता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि बफर का मतलब होता है कि वी आर मेंटेनिंग अ pH वैल्यू, इट इज रेजिस्टिंग इन चेंज इन pH, दैट मीन्स दिस इज आवर बफर सॉल्यूशन। अब उसके अंदर हमने ऑलरेडी बोल दिया कि pH का वैल्यू डिफाइंड है, तो pH गिवन है क्वेश्चन के अंदर दैट इज 7.4 एंड इसके pKa की वैल्यू गिवन है दैट इज टेक pKa, दिस इज pKa ऑफ H2CO3 हमारा गिवन है 6.7। तो दो चीजें तो मेंशन कर दी, pH दे दिया, pKa दे दिया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है एसिडिक बफर का, उसके अंदर और क्या बचता है, तो उसके अंदर हमारा और रिमेनिंग होता है सॉल्ट एंड एसिड। तो सॉल्ट एंड एसिड का अब हमें अमाउंट एक तरीके से जानना है। तो हमारा जो एसिड है उसका दिया हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली आवर 2.5 मोलर। तो हमारा जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 मोलर एंड उसकी जो टोटल वॉल्यूम गिवन है दैट एसिड का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 10 ml। तो देखते जाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, ऐसे याद तो रहेगा नहीं कि pH हमारा है 7.4, pK हमारा गिवन है दैट इज 6.7, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है विच इज इक्वल टू 2.5 मोलर। अब इसी एसिड का या इसी ब्लड का एक तरीके से हमारा वॉल्यूम गिवन है दैट इज 10 ml, तो वॉल्यूम मिल गई। अब ये बोल रहा है कि हम बाहर से NaHCO3 कितना यूज करें, मतलब NaHCO3 का हमारा यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन नहीं है, तो NaHCO3 का हम मान लेते हैं बाहर से जो हमने ऐड किया है दैट इज अराउंड VmL, क्योंकि बाहर से हम कुछ ऐड कर रहे हैं मतलब उसका कुछ तो अमाउंट ऐड करेंगे, तो उसी एडेड अमाउंट को हमने कंसीडर कर लिया कि VmL हमने बाहर से ऐड कर दिया है। मतलब अभी टोटल जो सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन में हमारा जो वॉल्यूम बन जाएगा, आवर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 10 प्लस ऑफ V, दिस इज 10 प्लस ऑफ VmL, ये हमारा टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। और हमारा कॉन्सेंट्रेशन गिवन है किसका, तो NaHCO3 का। NaHCO3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 5 मोलर। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी हमारी वॉल्यूम चेंज होती है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, तो जितना हमारा वॉल्यूम फ्लक्चुएट होगा उस तरीके से हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी फ्लक्चुएट होगी। तो हमें काम क्या करना है, पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा एंड मोल्स निकालने के बाद फाइनल सॉल्यूशन के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। जब हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्टम है क्या। तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्टम निकालने के पहले सबका मोल्स निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे मोल्स ऑफ H2CO3 पे, क्योंकि वही हमारा एसिड है।
तो मोल्स ऑफ H2CO3 क्या होगा, जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 2.5 एंड जितना उसका इनिशियल वॉल्यूम था। ये NaHCO3 तो हम बाद में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये तो हमारा बाद में आ रहा है। इनिशियली कितना था, तो इनिशियली था हमारा 10 ml। तो इनिशियली जो हमारा मोल प्रेजेंट था H2CO3 का दैट वाज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय दिस 10, और क्योंकि ये ml है तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज नॉट मोल, दैट इज बेसिकली आवर मिलीमोल। तो हमारा मिलीमोल जो है H2CO3 का दैट इज 2.5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 25। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा फाइनल सॉल्यूशन के अंदर, तो फाइनल सॉल्यूशन से हमारा मतलब है जब हमने VmL उसके अंदर NaHCO3 ऐड कर दिया उसके बाद हमारी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल्स नहीं ले रहे, मिली मोल्स ले रहे हैं, तो मिली मोल्स डिवाइड बाय आवर मिलीलीटर। तो मिली मोल्स जो हमने लिया है, मिलीमोल्स इज आवर 25, अभी तो कैलकुलेट किया ये वाला 25 डिवाइड बाय आवर टोटल मिलीलीटर विच इज 10 प्लस V। तो यही हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई किसकी, तो H2CO3 की। अब निकालना है हमें सेम चीज NaHCO3 के लिए। तो NaHCO3 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलीमोल्स निकाल लेंगे। तो मिलीमोल ऑफ NaHCO3 is equal to our concentration multiplied by our volume। तो इनिशियली हमारा NaHCO3 कितना है, तो इनिशियली हमारा NaHCO3 है VmL। तो हमारा ओवरऑल जो मिलीमोल्स हो जाएगा दैट इज 5V। अब फाइनली हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनेगी, तो फाइनल जो हमारा वॉल्यूम है उसके बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो मिलीमोल्स हमारा दिया हुआ है दैट इज 5V डिवाइड बाय आवर टोटल मिलीलीटर विच इज अगेन 10 प्लस V। तो डिवाइड इसको भी करेंगे 10 प्लस V से। हम फाइनल अभी लिख सकते हैं कि फाइनल जो हमारा सिस्टम है दैट इज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के अंदर अभी हमें सारी चीज़ों का वैल्यू पता है, हमें pH पता है, हमें pKa पता है, हमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पता है, हमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो सब कुछ अगर नोन है और हमारा अननोन टर्म क्या है, अननोन टर्म इज V। तो एक इक्वेशन सब कुछ नोन, तो हमारा V का वैल्यू ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला हमारा बोलता है दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस ऑफ लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो सॉल्ट है हमारा 5। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो सॉल्ट ले लिया था दैट इज NaHCO3 विच इज 5V। तो 5V की जगह पे पहले हम लोग लिख देंगे 5V डिवाइड बाय 10 प्लस ऑफ V। ऊपर में हमारा सॉल्ट होता है एंड नीचे में हमारा एसिड होता है, तो एसिड है हमारा 25 डिवाइड बाय 10 प्लस V। ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 10 प्लस V। तो ये ऑब्वियसली 10 प्लस V हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये 5 को भी हटा दो, नीचे में 5 बचेगा। pH का हमें वैल्यू पता है, pH इज 7.4। तो 7.4 is equal to pKa which is given as 6.7। तो 6.7 लिख दिया प्लस ऑफ लॉग के अंदर हो जाएगा हमारा V डिवाइड बाई 5। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, इस साइड आपका आ जाएगा कुछ 7.4 माइनस 6.7 0.7 इज इक्वल टू लॉग V बाई 5। अब यहाँ पे फिर से हम लॉग में अटकेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है एंटी लॉग। यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने के बाद पता होना चाहिए कि 0.7 का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए वैल्यूज याद रखो कि हमारा कौन सा ऐसा लॉग के अंदर हम क्या वैल्यू डालते हैं तो हमारा आउटपुट जो होता है वो 0.7 होता है। एंटी लॉग का मतलब होता है कि ऐसा लॉग के अंदर कौन सी वैल्यू डाले ताकि हमारा जो आउटपुट आ जाए हमारा 0.7। क्योंकि दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तभी तो लॉग को कैंसिल कर पाएंगे। लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0.7 की जगह पे लिखने वाले हैं दैट इज नथिंग बट log 5। तो log 5 इज इक्वल टू log ऑफ V डिवाइड बाई 5 जो हमने यहाँ से अभी तक डिराइव किया था। तो यही वाला हमने वहाँ पे लिख दिया है दैट log 5 का हमारा वैल्यू था 0.7। तो 0.7 पे जगह पे डाल दिए log 5 विच इज log V बाई 5।
दोनों साइड लॉग का फंक्शन है तो लॉग का फंक्शन हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 5 इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई 5, यानी कि हमारा v का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 विच इज 25। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम जो ऐड कर रहे हैं बाहर से दैट इज इक्वल टू 25 एंड द यूनिट विल बी मिलीलीटर, क्योंकि हमने v को कंसीडर ही किया था दैट v इज इन milliliter. So final volume which we have to add in this particular solution is 25 milliliter in order to maintain the pH value of 7.4 in our blood.